शुरू करते हैं आज द फर ट्री बाय हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी हुई जो स्टोरी है द फर ट्री, एक्चुअली दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द ह्यूमन कैरेक्टर्स। ये जो हमारे मनुष्यों के जो गुण हैं उन पे लिखी हुई स्टोरी है ये। और द फर ट्री, इसमें सिम्बलाइजेशन है एक ह्यूमन बींग्स का, आदमी का, जिसे आदमियों में ये कैरेक्टर पाया जाता है कि वो जो चीज़ देखता है वैसा ही करने की कोशिश करता है, या सोचता है कि वैसा ही मेरे साथ भी हो जाए, या दूसरों की कोई भी चीज़ वो देखता है तो सोचता है कि वो चीज़ उसके पास भी हो जाए। इसी तरह के कैरेक्टर को दिखाते हुए इन्होंने द फर ट्री लिखी है। द फर ट्री जो है, इसमें जो फर ट्री है वो जो जिस चीज़ को देखता है वो चाहता है कि वो उसके साथ भी वैसा ही हो। और ऐसे कैरेक्टर्स हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं लोगों के बीच में। तो शुरू करते हैं द फर ट्री। अबाउट द स्टोरी, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन्स स्टोरी द फर ट्री was first published on 21st December 1844 along with the Snow Queen in New Fairy Tales Volume 1 Collection 2 in Copenhagen, Denmark। करीब इनकी पहली बार ये स्टोरी जो फर ट्री थी वो पब्लिश हुई थी 21 दिसंबर 1844 को विथ स्नो क्वीन। और ये स्नो क्वीन नाम की जो दूसरी जो इनका क्रिएशन था, उसके दूसरा जो क्रिएशन था द स्नो क्वीन नाम का, उसके साथ ही पब्लिश हुआ था। और न्यू फेरी टेल्स के वॉल्यूम 1 में, कलेक्शन 2 में, और ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है वहाँ पे ये पब्लिश हुआ था पहली बार। इट वॉज पब्लिश्ड इन दिसंबर 1849 एज अ पार्ट ऑफ फेरी टेल्स। फिर से 1849 में ये पब्लिश हुआ फेरी टेल के पार्ट के रूप में। एंड अगेन ऑन 15 दिसंबर 1862 एज अ पार्ट ऑफ फेरी टेल्स एंड स्टोरीज 1862। फिर से 1862 में ये फिर से फेरी टेल के पार्ट के रूप में और स्टोरीज के रूप में पब्लिश हुआ। सिंस देन इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड into various languages and printed in many other countries across the world। और तब से लेके अब तक ढेर सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है और ढेर सारे देशों में इसको पब्लिश किया गया है। अबाउट द आथर, डेनिश आथर, डेनिश मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क के थे ये। तो डेनिश आथर इसलिए इनको लिखा है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन वॉज बॉर्न ऑन 2 अप्रैल 1805 in Odense, Denmark, into a poor family where his father was a shoemaker and his mother was a washerwoman। 2 अप्रैल 1805 को डेनमार्क के ओडेंस शहर में ये पैदा हुए थे। शहर है या गांव है नहीं पता मुझे, ये ओडेंस है जगह जहाँ ये पैदा हुए थे। तो इनके फादर जो थे वो शू मेकर थे, जूते बनाते थे, और इनकी माँ जो थी वॉशर वुमन थी, यानी कि कपड़े धोने का काम करती थी। तो फैमिली पुअर थी फैमिली। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड रोट न्यूमरस प्लेज, ट्रेवेलॉग, नॉवेल्स एंड पोएम्स। प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक का मतलब होता है, ये जो प्रोलिफिक है इसका मतलब होता है कि ऐसा राइटर जो ढेर सारे अपने क्रिएशन को प्रोड्यूस करे, यानी ढेर सारी चीज़ें लिखे वो। तो प्रोलिफिक थे, यानी कि उन्होंने बहुत ढेर सारी चीज़ें प्रोड्यूस की लिख करके, तो इसलिए इनको बोला है प्रोलिफिक। उन्होंने ढेर सारे लिखी, क्या क्या लिखा, प्लेज लिखा, ट्रेवेलॉग यानी कि यात्रा वृत्तांत, यानी हम कोई किसी यात्रा पे जाते हैं, जो रास्ते में देखते हैं समझते हैं उसको लिखते हैं, उसको ट्रेवेलॉग कहते हैं। नावेल्स, उपन्यास लिखा, पोएम्स लिखा। बट ही इज़ बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज लिटरेरी फेरी टेल्स। लेकिन जो सबसे अधिक उनको याद किया जाता है, जाना जाता है, वो उनके लिटरेरी फेरी टेल्स के लिए, यानी इस तरह की काल्पनिक कहानियों के लिए।
सम ऑफ हिज फेमस फेरी टेल्स इंक्लूड, इनकी जो कुछ फेमस फेरी टेल्स है उसमें शामिल है द लिटिल मरमेड, द नाइटिंगेल, द रेड शूज, द प्रिंसेस एंड द पी, द लिटिल मैच गर्ल। ये स्टोरियाँ इनकी कुछ ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है एंडरसन डाइड ऑन 4 अगस्त 1875। एंडरसन की डेथ हुई थी 4 अगस्त 1875 को। हिज बर्थडे 2 अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ये इम्पोर्टेंट है कि इनका जो बर्थडे है 2 अप्रैल, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मतलब है पूरे वर्ल्ड में। अब आते हैं स्टोरी ब्रीफ पे। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस टेल इज़ अ फर ट्री दैट इज़ कॉन्स्टेंटली एंक्शस एंड ईगर टू ग्रो अप एंड टू ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मेन कैरेक्टर को, जो लीडिंग कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी का, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का वो है फर ट्री, और वो क्या है, कॉन्स्टेंटली एंक्शस टू ईगर टू ग्रो अप एंड ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। वो हमेशा यही चाहता है अपने लाइफ की वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और अपने लाइफ में वो बड़ी बड़ी चीज़ें करे। It is so dissatisfied that instead of being grateful for all that it has and living in the moment, it is always complaining। वो इतना जो है डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, यानी कि उसके पास जो कुछ भी है उससे वो डिससेटिस्फाइड है, उससे वो खुश नहीं है, और वो हमेशा शिकायत ही करता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, या मुझे वो नहीं मिला, या मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। इस तरह से वो लगातार शिकायत ही करते रहता है। वार्म अप बोल रहा है, देख लो, इसको भी देख लेते हैं। हैव यू गॉट एन एल्डर सिबलिंग और अ कजिन हु सिम्स टू हैव मोर फ्रीडम एंड फन दैन यू। क्या आपके पास यानी आपके घर में कोई आपका सिबलिंग यानी कि अपना ख़ुद का भाई बहन या फिर कोई कज़न है जिसे देख कर के आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा आज़ादियाँ उसको मिलती हैं। What are the privileges that she has that tempt you to grow up fast? वो कौन कौन से सुविधाएं हैं जो उसको मिलती हैं, वो जो कि बड़ा है आपसे इसलिए, और फिर वो चीज़ें देख करके आपका मन करता है कि हम भी जल्दी से बड़े हो जाएं। तो ये कह रहा है डिस्कस करने के लिए। तो फिर ये बात की बातें आप लोग अपने पढ़ो और डिस्कस करो। हम चलते हैं स्टोरी पे सीधे सीधे। रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल फर ट्री इन द फॉरेस्ट that is eager to grow up quickly and become tall and majestic like the other trees। अब स्टोरी पढ़ते हैं उस फर ट्री का जो इतना ज़्यादा उत्सुक है जल्दी से बड़ा होने के लिए कि वो दूसरे बड़े पेड़ों की तरह मजेस्टिक यानी शानदार दिखे। ना स्टोरी बिगिन्स, अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। देयर वॉज अ प्रेटी लिटिल फर ट्री दैट ग्रो इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। एक बार एक बहुत सुंदर छोटा सा फर का पेड़ था। ग्रीव इन अ ब्यूटीफुल फर, जो एक सुंदर से जंगल में सुंदर सा पेड़ छोटा सा था, फर का उगा हुआ था। इट गॉट प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड एयर, उसको ढेर सारा सूरज की रोशनी मिलती, हवा मिलती। एंड हैड द कंपनी ऑफ लार्ज एंड फ्रेंडली फर एंड पाइन ट्रीज, और उसको उसके आसपास ढेर सारे बड़े बड़े और अच्छे व्यवहार करने वाले फर ट्री और पाइन ट्री का साथ था। यानी कि उसके आसपास दूसरे फर और पाइन ट्री थे जो बड़े फ्रेंडली थे उसके साथ, यानी उससे अच्छा खासा व्यवहार करते थे। However, the little fir was in such a great hurry to grow into a big fir tree that the warm sun and the cool air and the company of village children who gathered around it talking and collecting strawberries and raspberries did not interest it। However, फिर भी the little fir
वॉज इन सच अ ग्रेट हरी, वो छोटा सा फर ट्री जो था वो इतना ज़्यादा जल्दी में था, टू ग्रो इनटू अ बिग फर ट्री, एक बड़े कि वो इतना ज़्यादा जल्दी में था कि वो जल्दी से बड़ा हो करके बड़ा सा फर ट्री बन जाए। इतनी ज़्यादा उसको जल्दी थी कि द वार्म सन, जो उसको सूरज की रोशनी मिलती थी, गरम गरम धूप मिलती थी वो, द कूल एयर, ठंडी जो हवा उसके पास आसपास थी वो, एंड द कंपनी ऑफ विलेज चिल्ड्रेन, और जो गांव के बच्चे आते थे उसके पास, हु गैदर्ड अराउंड इट टॉकिंग एंड कलेक्टिंग स्ट्रॉबेरीज रेसबेरीज, जो बच्चे आते थे उसके आसपास घूमते थे, बातें करते थे, और वहाँ से जो स्ट्रॉबेरी और रेसबेरी जो वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे वहाँ से जंगल में आकर के, और उसकी बातें करते थे, इन सब में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ये सब उसको बेकार लगता था। बस उसको एक ही धुन रहती थी कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं और बहुत बड़ा हो जाऊं, ताकि मैं भी मैजेस्टिक लगूं, या मेरी भी एक स्थिति बन जाए, या कहो कि अपनी पहचान बना सकूं। ये होता है। इस तरह के कैरेक्टर ह्यूमंस में दिखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा हो जाना चाहता है, समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। The children would say, "Look how pretty and little it is," but the little fir tree did not like to hear that. वो बच्चे कहते थे कि देखो ये कितना सुंदर छोटा सा फर का पेड़ है, लेकिन वो फर का जो पेड़ था वो इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करता था। उसको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे छोटेपन का एहसास होता था ये सुनकर कि मैं छोटा हूँ। In the next 2 years, the fir tree grew bigger, but it took no pleasure in the sunshine. अगले 2 सालों में फर ट्री बड़ा हो गया थोड़ा, लेकिन अभी भी उसको उस धूप में कोई खुशी नहीं मिलती। The chirping birds are the white clouds that sailed over it morning and evening and sighed, "Oh, if only I were a big tree like the others and could stretch my branches far out and look at the wide world with my top." 2 सालों में थोड़ा और बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। But it took no pleasure in the sunshine, and the chirping birds are the white clouds that sailed over it morning and evening, sailed over it। यानी कि जब 2 साल में और थोड़ा बड़ा हो गया, फिर भी उसको जो उसके आसपास धूप थी, जो चिड़ियों का चहचहाना था, जो बादल उसके ऊपर मंडराते थे तो वो उसमें उसको कोई आनंद नहीं था। यानी कि जो आसपास का नेचुरल इन्वायरमेंट था उससे उसको कोई लगाव नहीं था। वो बस हमेशा दिन रात सुबह शाम यही सोचता था, यही कहते रहता था। इट मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड साइड, वो दिन और रात, वो जो सुबह शाम उसके चारों तरफ ये सब चीज़ें होती रहती थी, नेचुरल चीज़ें उसके पास थी दिन भर, इसकी वो परवाह नहीं करता था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो हमेशा इसी के लिए परेशान रहता था और दुखी आवाज़ में ये कहता था, "ओह, इफ़ ओनली आई वर अ बिग ट्री लाइक द अदर्स", और हमेशा यही कहता कि काश मैं भी और दूसरे बड़े पेड़ों की तरह बड़ा होता, एंड कुड स्ट्रेच माई ब्रांचेस फार आउट, और मैं अभी अपनी शाखाएं ऐसे दूर दूर तक फैला सकता, एंड लुक एट द वाइड वर्ल्ड विथ माई टॉप, और मैं अपने टॉप पे, यानी कि जब ऊंचा हो जाता, बड़ा हो जाता, तो ऊपर ही अपने ऊपरे वाले सिरे से दुनिया को देखता, ऊंचाई से दुनिया दूर तक नज़र आती और मैं उसको देख पाता। द बर्ड्स वुड बिल्ड नेस्ट अमॉन्ग माई ब्रांचेज, और मैं बड़ा हो जाता तो चिड़ियाँ मेरे भी शाखाओं में आकर अपना घोंसला बनाती। एंड व्हेन द विंड ब्लू आई कुड मेक स्टेटली बो लाइक द अदर देयर, और जब तेज़ हवा चलती तो मैं भी और दूसरे पेड़ों की तरह तेज़ हवा से झुकता और देखने में बड़ा खूबसूरत लगता। यानी कि मैं भी दूसरे पेड़ों की तरह हवा में जब झुकता, बड़ा हो जाता तो मैं भी उनकी तरह अच्छा लगता। ड्यूरिंग विंटर व्हेन द स्पार्कलिंग व्हाइट स्नो कवर्ड एवरीथिंग, अ हेयर वुड जंप ओवर द लिटिल ट्री। ड्यूरिंग विंटर, ठंडियों में, व्हेन स्पार्कलिंग वाइट स्नो कवर्ड एवरीथिंग, जब वो चमकती हुई सफ़ेद बर्फ़ सब कुछ ढक लेती थी, अ हेयर वुड जंप ओवर लिटिल ट्री, तो एक छोटा सा खरगोश आता और उस पेड़ के ऊपर से जंप कर जाता है, पेड़ के ऊपर से कूद जाता।
This annoyed the fir tree as the hair reminded it of its smallness. और इससे वो फर ट्री बहुत ज़्यादा एनायड हो जाता है, यानी कि बहुत परेशान दुखी हो जाता, दुखी और गुस्सा होता, क्योंकि जब वो खरगोश उसके ऊपर से कूद जाता तो उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं कितना छोटा हूँ, यानी खरगोश मेरे ऊपर से कूद जा रहा है, मैं कितना छोटा हूँ, इस बात का उसे एहसास होता और वो दुखी होता और चिढ़ता। बट द थर्ड विंटर by the third winter the tree had grown so big that the hare could not jump over it. Instead it had to run around it. लेकिन तीसरे साल का विंटर आते आते अब वो फर ट्री इतना बड़ा हो गया था कि अब खरगोश उसके ऊपर से नहीं कूद सकता था, बल्कि अब उसके चारों तरफ केवल चक्कर लगा सकता था गोल गोल। Yet the fir tree longed to become ever bigger. अब खरगोश ऊपर से उसके नहीं कूद सकता था, वो इतना बड़ा हो गया था, फिर भी अभी फर ट्री अपने इस ग्रोथ से, अपने इस वृद्धि से संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था अभी मैं और बड़ा हो जाऊं। एवरी ईयर एट स्प्रिंग द वुड कटर्स फेल्ड सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। हर साल जब स्प्रिंग सीजन आता, जब बसंत ऋतु आती, तो लकड़ी काटने वाले लोग आते और जंगल से जो सबसे बड़े पेड़ होते थे उनको काट कर गिरा देते थे। When the young fir, well grown by then, saw the woodcutters cutting off the branches, loading the giant trees on wagons and driving them away, it wondered where they were being taken to and what awaited them. हर साल स्प्रिंग सीजन में आते लकड़ी काटने वाले और बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे। अब होता क्या था, फर ट्री जब इस पेड़ों को देखता था कटते हुए, तो व्हेन द यंग फर वेल ग्रोन बाय देन, अब वो जब फर ट्री उनको देखता पेड़ों को कटते हुए, अब वो अच्छा खासा बड़ा हो गया था। वेल ग्रोन बाय देन, अब तक ठीक ठाक वो बड़ा हो गया था, लेकिन अभी सबसे बड़ा नहीं हुआ था। तो जब उनको देखता, सा द वुडकटर्स कटिंग ऑफ द ब्रांचेज, वो देखता कि ये लकड़ी काटने वाले जो लोग हैं इन बड़े बड़े पेड़ों की डालियों को काट रहे हैं। लोडिंग द जायंट ट्रीज ऑन वैगन्स, इन बड़े बड़े पेड़ों को अपनी गाड़ियों में वो लोड कर रहे हैं। एंड ड्राइविंग देम अवे, और फिर उनको गाड़ियों में रख के ले जा रहे हैं दूर। इट वंडर्ड वेयर दे वेयर बीइंग टेकन टू एंड व्हाट अवेटेड देम, तो वो सोचता कि इन पेड़ों को गाड़ियों पर रख के कहाँ ले जाया जा रहा है और वास्तव में वहाँ उनके साथ क्या होता होगा। इट आस्क्ड द स्वॉलो एंड द स्टार्क, उसने स्वॉलो और स्टार्क, ये दो बर्ड्स हैं, इन दोनों से पूछा इसके बारे में कि ये दो जो पेड़ हैं ये गाड़ियों में रख के कहाँ ले जाए जाते हैं। डू यू नो वेयर द लार्ज ट्रीज हैव बीन टेकन टू, पूछा कि क्या तुम लोग जानती हो कि इन बड़े बड़े पेड़ों को कहाँ ले जाया जाता है। हैव यू मेड देम, क्या कभी तुम लोग मिली हो इनसे, यानी यहाँ से जाने के बाद इन पेड़ों से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई है। द स्वॉलो न्यू नथिंग, जो स्वॉलो थी उसको तो कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बट द स्टार्क रिप्लाइड, लेकिन जो स्टार्क बर्ड थी, स्टार्क बर्ड होती है जो पानी पे तैरती है लेकिन पेड़ों के ऊपर सबसे टॉप पे अपना घोंसला बनाती है, उसको स्टार्क कहते हैं। ये बड़ी सी पक्षी होती है। स्वॉलो छोटी सी चिड़िया होती है, अबाबिल या गौरैया टाइप की कहते हैं। तो स्टार्क ने रिप्लाई किया कि आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू शिप्स व्हेन आई सेट आउट फ्रॉम इजिप्ट एंड ऑन दोज शिप्स देयर वर फाइन मस्ट दैट स्मेल्ट ऑफ पाइन। स्टार्क ने बताया, थोड़ी सी बात बताई कि स्वॉलो को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन स्टार्क ने बताया कि आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू शिप्स व्हेन आई सेट आउट फ्रॉम इजिप्ट, जब मैं इजिप्ट से आ रही थी तो रास्ते में मुझे ढेर सारी जहाज़ें मिली थी समुद्र के रास्ते। एंड ऑन दोज शिप्स देयर वेयर फाइन मस्ट्स दैट स्मेल्ट ऑफ पाइन, और उन जहाज़ों पे बहुत अच्छे अच्छे उनके मस्तूल बने हुए थे और उनसे पाइन के पेड़ की खुशबू आ रही थी, पाइन के लकड़ी की खुशबू आ रही थी। मतलब ये इंडिकेशन है कि जो बड़े बड़े पेड़ काट के गाड़ियों में ले जाया जा रहे हैं,
शायद इनका जहाज़ों का मस्तूल बनता होगा। Often I saluted them as they held their heads so high। और उसने स्टार्क ने बताया कि जब मैं उनके पास से गुजरती हूँ तो अक्सर मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि वो बड़े उनका हेड्स हाई रहता है, यानी कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे वो मस्तूल उनके ये मस्ट्स होते हैं, मस्तूल होते हैं। तो उनकी ऊंचाई को देख करके मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, काफ़ी अच्छी ऊंचाई वाले होते हैं। अब ये सुनकर के फर ट्री का दिल मचल गया, काश मैं भी उस जगह पे जाता, मैं भी उतनी ऊंचाई तक ऊंचाई वाला मस्तूल मुझसे भी बनाया जाता। यानी जो भी देखेगा उसको बोलेगा काश मेरे साथ भी ऐसा होता है। अब देखो ये बोल रहा है, ओह आई डू विश आई वॉज बिग एनफ टू फ्लाई ओवर द सी टू। कह रहे कि काश मैं भी इतना बड़ा होता कि मैं भी इस तरह से समुद्र के ऊपर से उड़ करके जाता। व्हाट डज द सी लुक लाइक। और फिर उससे पूछता है स्टार्क बर्ड से कि अच्छा बताओ, जब ऊपर से उड़ के जाती हो समुद्र के तो देखने में समुद्र कैसा लगता है। आस्क द ईगर फर ट्री उससे पूछता है। दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम रिप्लाइड द स्टार्क एज इट फ्लू ऑफ। और फिर उसको लगा कि ये फर ट्री हमको बोर करेगा ढेर सारे सवाल पूछ करके, तो वो उड़ के चली जाती है और उड़ते हुए कहती है कि देखो ये सब बताने में बहुत लंबा समय लगेगा और इतना समय है नहीं मेरे पास। तो वो चली जाती है। यू शुड रिजॉइस इन योर यूथ यंग योर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड द यंग लाइफ दैट इज़ इन यू सेड द सनबीम। अब उसकी इस तरह की मनोदशा जो फर ट्री की है उसको देख करके उसके आसपास जो उसके दोस्त हैं, यानी कि जो सन साइन है और हवा है, ये सब चीज़ें जो उसके आस पास हैं वो उसको समझा रहे हैं, जैसे इंसानों के दोस्त उसको समझाते हैं। यू शुड रिजॉइस इन योर यूथ। सनशाइन कह ले कि तुम अभी युवा हो रहे हो, जवान हो रहे हो, तुम्हें इस अपने युवापन का आनंद लेना चाहिए। तुम एक जवान खूबसूरत हो रहे हो और तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए, इसमें तुम्हें खुश होना चाहिए। योर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड द यंग लाइफ दैट इज़ इन यू। जो तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, इतनी अच्छी तरीके से तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे पास एक नया जीवन है, तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए। ये सूरज की किरणों ने कहा। द विंड किस द ट्री एंड द ड्यू शेड टीयर्स ऑन इट। हवा ने उसको पेड़ को किस किया, ओस की बूंदों ने उसके लिए आंसू बहाए। बट द फर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट दे मींट। लेकिन उस फर ट्री को इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया, यानी कि उसने इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली इसके कहने का मतलब है कि कोई अपनी ग्रोथ में, कोई अपनी महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो जाए, पागल हो जाए कि उसे उसके आसपास जो उसको प्यार करने वाले लोग हैं उसका भी एहसास ना हो। जैसे फर ट्री को नहीं हो रहा है कि उसको प्यार करने वाला भी कोई है। As Christmas time drew near, some young trees that were the size of the fir tree and were the prettiest were felled, loaded into wagons and drawn away। जब क्रिसमस का त्यौहार नज़दीक आया तो कुछ नए पेड़ that were the size of the fir tree, जो उसी फर ट्री के आकार के थे, नहीं उतने ही बड़े थे जितना वो फर ट्री हो चुका था। एंड वेयर द प्रेटीएस्ट, और वो सबसे अधिक जो सुंदर दिख रहे थे, वेयर फील्ड, उनको गिरा दिया गया, लोडेड इनटू वैगन्स, गाड़ियों में लोड किया गया, एंड ड्रॉन अवे, और उनको ले जाया गया। अब फर ट्री लगा सोचने आखिर इनको कहाँ ले जाया गया। फेयर आर दे बीइंग टेकन आस्क्ड द रेस्टलेस फर ट्री। अब फर ट्री एकदम बेचैन हो गया कि इन सबको ले जाया गया, मुझे क्यों नहीं ले जाया गया, या आखिर इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। व्हाट वी नो ट्विटर्ड द ग्रे स्पैरो। अब जो ग्रे कलर की स्पैरो थी वो उसने ट्वीट किया, उसने बोला, ट्वीट मतलब बोला कि वी नो, हम जानते हैं कि इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। वो बता रही है कि डाउन इन द टाउन वी हैव पिप्ड इन एट द विंडो पैन। जब नीचे शहर में गए थे तो हमने एक घर की खिड़की से अंदर झांका।
एंड सीन हाउ दे आर प्लांटेड इन द मिडिल ऑफ अ वार्म रूम। और जब खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि कैसे एक गर्म कमरे में के बीच में उनको ले जाके प्लांट किया गया, यानी कि लगाया गया है। गर्म कमरा कहने का मतलब ये है कि ठंडी का मौसम है और यूरोप की स्टोरी है, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, इसलिए इसको वार्म रूम बोला है कि वहाँ पे ठंडी नहीं है, कमरे में अच्छी खासी गर्मी है, यानी एटमॉस्फेयर कमरे का अच्छा है। तो उसने स्पायरो ने बताया कि इसको इन सबको ले जाकर घरों में एक अच्छे से गर्म कमरे में बीच में कमरे के इनको रखा गया है रूम एंड डेकोरेटेड विद लवली थिंग्स। और फिर इनको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से सजाया गया है, सच एज गिल्डेड एप्पल्स, जिंजर ब्रेड, केक्स, टॉयज़ एंड लाइट्स। कह रहे कि इनको सजाया गया है अच्छी अच्छी चीज़ों से, जैसे कि गिल्डेड एप्पल्स यानी कि एप्पल की तरह के बने हुए खूबसूरत चीज़ें जो असली एप्पल नहीं है, नकली एप्पल हैं, लेकिन उनसे सजाया गया है उसको। जिंजर ब्रेड, ब्रेड इस पे लगाया गया है, इन पेड़ों पे लटकाया गया है, जो जिंजर की टेस्ट वाली, अदरक की टेस्ट वाली हैं। जिंजर ब्रेड केक्स यानी ऐसी केक हैं जिनमें जिंजर का टेस्ट है। टॉय जिस पे खिलौने लटकाए गए हैं और लाइट्स लगाई गई हैं। व्हाट हैपेंस देन आस्क फर्ट्री। फर्ट्री पूछता है अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी इनको डेकोरेट कर दिया गया कमरे में रख करके, उसके बाद क्या हुआ। वेल वी डिडंट सी एनी मोर बट व्हाट वी सा वाज मार्वेलस। अब उस स्पैरो बोलती है कि देखो इसके बाद तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो मैंने देखा वो बड़ा शानदार था, बड़ा अच्छा था। कैन आई ऑल्सो गो बाय दैट रेडिएंट पाथ। अब फर्ट्री सोचने लगे काश कभी ऐसा होगा कि मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं भी उस चमकते हुए रास्ते पे कभी जा सकूं, यानी कि मैं भी उस तरह से जाऊं और मुझे इस तरह से सजाया जाए, यानी मेरी भी शान शौकत बढ़ाई जाए। दैट इज़ बेटर दैन फारिंग ओवर द सी। और जब वो स्टार्क बर्ड उसको बता रही थी कि समुद्र के में जब मैं जा रही थी समुद्र के रास्ते तो मैंने देखा उन जहाज़ों को, मस्तूलों को, तो इसकी इच्छा हुई थी कि काश मैं भी इन समुद्र के ऊपर से उड़ के जाता, मैं भी उस तरह से बड़ा होता और समुद्र से के ऊपर से उड़ के जाता और देखता कि समुद्र कैसा होता है। तो स्टार्क की बात सुन कर के उसको समुद्र पे जाने का मन कर रहा था। अभी जब स्पैरो इसको बताई है उसके बारे में कि क्रिसमस ट्री को कैसे सजाया गया था, तब वो सोच रहा है कि काश मैं भी जाता और उस तरह से सजाया जाता वहाँ पे। ये सी फारिंग से अच्छा है, फारिंग ओवर से, यानी कि समुद्र के ऊपर ऐसे जाने से तो अच्छा है कि मुझे भी ले जाया जाता और वहाँ पे डेकोरेट किया जाता। यानी कि जो भी ये सुनेगा वो इसको चाहिए और हर बार इसका मन बदलता रहेगा। जैसे अभी समुद्र में घूमने का मन था, अभी डेकोरेट होने का मन करने लगा। हाउ आई लॉन्ग टू बी ड्रॉन अवे ऑन द वैगन and be in a warm room with all the splendor and magnificence, said the tree with immense yearning. अब उस स्पैरो के डिस्क्रिप्शन को सुन करके इसके अंदर ये बहुत गहरी इच्छा हो गई कि मुझे भी सजाया जाता, और ये कहने लगे काश ऐसा होता कि मैं भी कितना चाहता हूँ कि मुझे भी गाड़ियों में लोड किया जाए, ले जाया जाए, गर्म कमरे में रखा जाए और मुझे मेरी शान शौकत बढ़ाई जाए, मुझे सजाया जाए। Celebrate the gift of fresh air, sunshine and your youth, said the bridge and the sunshine. इस तरह की बातों को सुन करके इसके जो वहाँ ब्रिज और सनशाइन थी, ये ब्रिज मैंने ठंडी हवा धीमी गति की और ये सनशाइन जो धूप थी, वो कह रहे हैं कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करो। सेलिब्रेट द गिफ्ट ऑफ फ्रेश एयर, सनशाइन एंड योर यूथ। अभी जो तुमको ये ताज़ी हवा मिल रही है, धूप मिल रही है और तुम युवा अवस्था में हो, अच्छे खासे तुम्हारा शरीर है, तुम इस ज़िंदगी को एंजॉय करो, इसके मज़े लो, ये ज़िंदगी फिर नहीं मिलेगी। बट द फर पेड नो हीड टू देयर एडवाइस। लेकिन फर ट्री जो था उनके इस सलाह पे कोई ध्यान नहीं देता है, उसको तो बस जल्दी पड़ी है कि मैं भी बड़ा हो जाऊँ और उस तरह की चीज़ें देखूँ जो फैसिनेटिंग लगती हैं। जैसे आज हमारे सोसाइटी में भी ऐसा होता है। फर ट्री एक्चुअली बताया कि ये हमारी सोसाइटी का सिम्बलाइजेशन है। बच्चे देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, उनकी चमक धमक की ज़िंदगी को, तो वही सोचते हैं काश हम भी वैसे होते हैं।
उसके पीछे की रियलिटी अगर वो देख लें तो शायद वो नहीं चाहेंगे कभी। जैसे कि इसके पीछे की रियलिटी जिस दिन इसको फर ट्री को पता चलेगा कि उस गर्म कमरे में रख करके डेकोरेट करने के पीछे के वो क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ हम जाएं। जैसे कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ की रियलिटी यहाँ पर आप जान लें कि क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, तो हम भी कभी ना सोचें शायद। तो इस तरह से इसलिए ये स्टोरी लिखी गई है और इसके ढेर सारे भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है कि बच्चों की खास करके जो यूथ हैं वो इस तरह से फैसिनेट ना हो चीज़ों को देख करके। आगे बढ़ते हैं। इट ग्रोज ऑल थ्रू द विंटर एंड समर इनटू अ फाइन ट्री। अब फिर आगे वो पूरा ठंडी भर और गर्मी भर वो रहा, तो बढ़ता गया और काफ़ी बड़ा हो गया अब, और एक खूबसूरत सुंदर बन गया फर ट्री। एट क्रिसमस टाइम इट वाज द फर्स्ट ट्री टू बी फेल्ड। जब अगले साल का क्रिसमस आया तो ये पहला पेड़ था जिसको गिराया गया काट करके। इसकी इच्छा पूरी होने लगी अब धीरे धीरे। एक्चुअली ऐसा होता है कि समाज में लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है लोग आपको यूज़ करते हैं और आपको फिर छोड़ देते हैं। अब वही काम होगा इस फर ट्री के साथ। एज द एक्स कट डीप थ्रू इट्स मैरो इट फेल टू द ग्राउंड वीक एंड इन पेन। जब कुल्हाड़ियों ने इसको गहराई तक काटा, इसके बोन मैरो तक को काटा, यानी कि उसके पूरे शरीर को काटा, तो वो ज़मीन पे गिर पड़ा। और जब गिरा तो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, बड़ी दर्द हो रहा था उसको। इट वाज सैड ऑन बीइंग पार्टेड फ्रॉम इट्स होम। अब उसको एहसास हो रहा था कि ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो अपने घर से अलग होने का उसे थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। फिर इट हैड ग्रोन अप at the thought that it would never again see its dear old companions। और फिर ये भी सोचने लगा कि ये मेरा घर था, यहाँ मैं बड़ा हुआ था, पला बड़ा था बचपन से, और फिर यहाँ से अब मैं चला जाऊँगा और फिर अपने पुराने साथियों से कभी नहीं मिलूँगा। ये सोच करके थोड़ा सा उसके मन में दुख हो रहा है आज। द लिटिल बुशेज एंड फ्लावर्स एंड द बर्ड्स, करेगी जो मेरे पुराने साथी थे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, ये फूल, ये चिड़ियाँ, ये सब मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे। द जर्नी वॉज इक्वली डिस्ट्रेसिंग। और जब उसको ले जाया जाने लगा वहाँ से, तो उसकी यात्रा जो थी, जो जर्नी थी, वो इक्वली डिस्ट्रेसिंग, काफ़ी परेशान करने वाली, तकलीफ़ देने वाली थी। यानी उसे अब एहसास हो रहा था कि अब मैं अलग हो रहा हूँ इन चीज़ों से, लेकिन अब नहीं हो सकता कि दोबारा वहाँ वो रुके, अब तो उसे जाना था। The tree regained consciousness. The tree regained consciousness when it was being unloaded in the yard and heard someone say। उसको फिर मतलब रीगेंड कॉन्शियसनेस, उसको दोबारा होश तब आया, यानी कि दोबारा फिर वो अपने सेंस में तब आया जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था ले जाकर। अभी उसको दुखी हो रहा था, गाड़ी पर उसको लादा गया, रास्ते पर ले जाया गया, वो अपने उसी दुख में था, यानी कि अपने वो पुरानी चीज़ों को याद कर रहा था कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ जंगल में, और वो मेरा घर था, मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा, ये सब सोच रहा था। तब तक सोचते सोचते वो पहुँच गया वहाँ जहाँ उसको ले जाया जाना था। अब उसको वहाँ पे गाड़ी से उतारा जा रहा था। तो उस समय फिर से उसकी चेतना जगी और वो सोचने लगा और फिर उसको सुनाई दिया, किसी ने कोई कह रहा था, दैट इज़ अ फाइन वन, ये एक अच्छा पेड़ है ये। वी डोंट वांट एनीथिंग बेटर देन दैट, हम इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चाहते थे, यानी कि जैसे जितना अच्छा हम चाहते थे उतना अच्छा ये पेड़ है, काफ़ी अच्छा पेड़ है। किसी को कहते हुए उसने सुना। Two liveried servants carried it into a large and well-decorated drawing room. दो servants आए, दो liveried servants carried it into a large and well-decorated drawing room। दो सर्वेंट आए, लिवरीड का मतलब होता है अनइन्फॉर्म,
नहीं, 2 ऐसे सर्वेंट्स आए और उसको वहाँ से उठा करके एक डेकोरेटेड ड्राइंग रूम में ले गए, यानी कि एक ऐसे ड्राइंग रूम में ले गए जो उसमें काफ़ी सजावट थी। देयर वेर रॉकिंग चेयर्स, उसमें उस कमरे में रॉकिंग चेयर्स रखे हुए थे। सिल्क कवर्ड सोफ़ा जो था उस पर सिल्क का कवर लगा हुआ था। लार्ज टेबल्स, बड़े बड़े टेबल थे। कवर्ड विथ पिक्चर बुक्स, इस पे ढेर सारे पिक्चर बुक्स यानी कि चित्रों वाली किताबें रखी हुई थी। एंड मैनी एक्सपेंसिव टॉयज, और ढेर सारे महंगे खिलौने रखे हुए थे। द फर वाज सेट अप इन अ बिग टब filled with sand that was draped with green material। और जब फर ट्री को ले जाया गया तो उसको उस कमरे के बीच में एक बड़ा सा टब रखा हुआ था। उस टब में बालू था और उस बालू को हरे रंग का कुछ मटेरियल था उसके ऊपर से ढका हुआ था, यानी कि बालू के ऊपर हरा मटेरियल डाला हुआ था ताकि वो अच्छा लगे। और उसी टब में जिसमें सैंड था उसमें उस फर ट्री को रख दिया गया। इट स्टूड ऑन अ लार्ज मल्टी कलर्ड कारपेट, और वो टब जहाँ रखा हुआ था उसके नीचे एक ढेर सारे रंगों से बना हुआ खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी। उसी पे रख दिया गया उस टब को, यानी कि उसी कमरे में सुंदर कालीन पे उस टब को रख करके उसमें उस पेड़ को लगा दिया गया। द फर ट्री क्विवर्ड विथ एंटिसिपेशन, फर ट्री ये सोच करके थोड़ा कांप उठा कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा अनजानापन, इस तरह का मिक्सअप उसके मन में थॉट्स थे। इस तरह से वो भविष्य की घटनाओं को सोच करके थोड़ा कांप उठा। सर्वेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन डेकोरेटेड द फर ट्री, अब जो सर्वेंट्स थे वो और छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर के उस फर ट्री को खूब सजाया। दे हंग लिटिल पाउचेस फिल्ड विद स्वीट्स, उन्होंने छोटे छोटे पाउच में मतलब क्या बोलेंगे प्लास्टिक्स में उसने मिठाइयाँ भर के उसमें लटका दी। वॉलनट्स, अखरोट लटकाए, डॉल्स गुड़िया लटकाए, एंड गिल्डेड एप्पल्स एंड इट्स ब्रांचेज, और फिर वो गिल्डेड एप्पल्स जो एप्पल की तरह बनी हुई शेप की जो चीज़ें थी या नकली सेब थे उसको लटकाया उसकी डाल। डॉल्स, इसमें हम लोग यहाँ थे कि दे हंग लिटिल पाउचेस फिल्ड विथ स्वीट्स, वॉलनट्स, डॉल्स एंड गिल्डेड एप्पल्स ऑन इट्स ब्रांचेज। जो बच्चे थे और जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मिलकर उसको सजाया, उस पर ढेर सारी मिठाइयाँ जो पाउच में भर के लटकाई, वॉलनट अखरोट लटकाए, डॉल्स गुड़िया लटकाई, गिल्डेड एप्पल्स, और एप्पल्स यानी कि जो ऐसे नकली एप्पल्स थे या कहो कि ऐसे पेंट किए हुए थे या ढके हुए थे गोल्डन कलर से, ऐसे एप्पल्स को उन्होंने उसके ब्रांचेस पे लटकाया। अ लार्ज गोल्डन स्टार वाज फास्टेंड राइट ऑन द टॉप, और उस फर ट्री के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन स्टार, पीले रंग का, सुनहले रंग का, सोने की तरह दिखने वाला एक बड़ा सा स्टार लगाया गया था, बांधा गया था। टुनाइट इट विल शाइन, टुनाइट इट विल शाइन, आज की रात ये चमकेगा। दे ऑल सेड, वो सब लोगों ने कहा, यानी कि जो लोग उसको डेकोरेट कर रहे थे उन लोगों ने कहा कि आज की रात तो ये बिल्कुल एकदम चमकेगा, चकाचौंध करेगा, यानी पेड़ को बोल रहे थे कि फर ट्री आज चमकेगा। द ट्री लुक्ड फॉरवर्ड टू द ग्रैंड नाइट, अब इतना सुना कि आज रात को ये चमकेगा तो वो ट्री जो है इंतज़ार करने लगा कि वो रात कब आएगी और कब मैं इतना शाइन करूँगा, चमकूँगा। इट वंडर्ड इफ द trees and the sparrow from the forest would come to watch its splendor, and whether it would always stay there decorated like that in winter and summer too। अब वो इस स्थिति को देख करके सोचने लगा कि काश मेरे जंगल के दोस्त एक बार आते और मुझे देखते कि आज मेरी क्या शान है।
मैं कितना सजाया गया हूँ यहाँ पे, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। अब उसे एहसास हो रहा है कि वास्तव में वो बड़ा हो गया है, और वो दिखाना चाह रहा है अपने लोगों को कि काश वो सब आते और देखते कि आज मेरी क्या शान शौकत है, मेरी क्या इज़्ज़त है। और ये भी सोचने लगे कि काश ऐसा होता है कि मैं हमेशा विंटर में, समर में हमेशा इसी तरह से डेकोरेटेड रहता, लगातार ये डेकोरेशन मेरा ऐसी रहता। देन द कैंडल्स वेयर लिट, फिर मोमबत्तियाँ जलाई गईं। द ट्री लुक ब्रिलियंट, और फिर जब मोमबत्तियाँ जल गईं तो ट्री लुक ब्रिलियंट, वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा। ईच ब्रांच ऑफ द ट्री quivered with excitement till one of the candles set fire to a sprig and it smoked furiously. उस पेड़ की एक एक टहनी खुशी से हिल रही थी, खुशी से झूम रही थी, और तब तक ये खुशी चलती रही, झूमने का सिलसिला चलता रहा जब तक कि एक मोमबत्ती गिरी नहीं और उसने फिर आग नहीं पकड़ लिया। यानी वो खुशी में झूम रहे थे, उसकी एक डाली खुशी में झूम रही थी फर ट्री की। आज वो बहुत खुश था, जो वो चाहता था वो आज उसको मिला हुआ था। लेकिन उस हिलने से हुआ क्या कि एक मोमबत्ती गिरी और उसने आग पकड़ ली, और फिर धुआं फैलने लगा। द चिल्ड्रेन कॉल्ड आउट टू हेल्प एंड सून द फायर वाज पुट आउट। बच्चों ने तुरंत आवाज़ लगाई हेल्प के लिए, जल्दी ही आग बुझा दी गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस द ट्री डेयर्ड नॉट quiver फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट्स फाइनरी। लेकिन उस घटना के बाद, जब एक बार आग लग गई, उस घटना के बाद फिर उस फर ट्री की दोबारा हिम्मत नहीं हुई हिलने की, इस डर से कि कहीं उसकी सुंदरता खो ना जाए। अपनी सुंदरता को खोने के डर से वो जो मस्ती में झूम रहा था वो झूमना भी बंद कर दिया। यानी कि चुपचाप अपने को सुंदर बनाए रखने के लिए चुपचाप खड़ा रहा, भले ही उसको खड़े होने में चाहे कितनी तकलीफ़ें हों। Soon a crowd of children rushed in, followed by the seated elders. जल्दी ही, यानी उसके बाद जल्दी ही एक बच्चों का भीड़ दौड़ता हुआ अंदर आया, साथ में सीडेड एल्डर्स, उसके साथ उन बच्चों के साथ कुछ बड़े लोग थे जो सीडेड थे, यानी शांत थे और रिलैक्स थे, और बच्चे जो थे वो एक्साइटेड थे। द चिल्ड्रन डांस राउंड द ट्री, बच्चे पेड़ों के चारों तरफ नाचने लगे। पुलिंग आउट द प्रेजेंट्स दैट एडोर्न द ब्रांचेज, और जो उनकी शाखाओं पे, पेड़ की शाखाओं पे जो गिफ्ट लटकाए गए थे, जो उसको सुंदर बना रहे थे, सजावट थे उस ट्री का, उन प्रेजेंट्स को, उन गिफ्ट्स को वो लोग उस पर से खींच कर निकालने लगे, खींचने लगे, तोड़ने लगे, या कहो कि नोचने लगे। नोचना हमारे लिए, हमारे जो एरिया का जो शब्द है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि देखो आगे बोलेगा द रफ मैनर ऑफ द चिल्ड्रेन परप्लेक्स द ट्री। इस तरीके से जो रफ मैनर था, यानी कि जो किसी भी तरीके से पकड़ के तोड़ लेना, खींच लेना, इस तरीके से जो रफली जो यूज़ कर रहे थे पेड़ का, इससे थोड़ा पेड़ जो है वो परप्लेक्स हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस तरह से सजाया गया है तो फिर मेरे साथ इतना बैड बिहेवियर क्यों किया जा रहा है। इट वुड certainly have tumbled over had it not been fastened to the ceiling by the top of the gold star। और ये जिस तरीके से बच्चे उस पे से गिफ्ट को नोच रहे थे, निश्चित रूप से वो पेड़ गिर जाता, टंबल हो जाता, गिर जाता, अगर उसे गोल्ड स्टार के साथ ऊपर छत में उसको नहीं बांधा गया होता कस कर। तो इतना रफ मैनर में वो बच्चे उसको खींच रहे थे उस पर से गिफ्ट को। The children were so engrossed in their presence that they did not even bother to look at the tree। वो बच्चे अपने गिफ्ट को पाने के लिए, यानी अपने गिफ्ट को नोच करके कलेक्ट इकट्ठा करने में इतने ज़्यादा वो परेशान, इतना ज़्यादा वो इंग्रास थे, यानी इतना ज़्यादा उनका ध्यान सिर्फ अपने गिफ्ट पे था, वो पेड़ पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, देख भी नहीं रहे थे कि पेड़ कैसा है, उनको अपने गिफ्ट से मतलब था। After a while they dragged a stout man towards the tree and asked him to tell them a story।
उसके बाद कुछ देर के बाद वो सब एक मोटे से तगड़े से आदमी को घसीटते हुए, लगभग यानी कि पकड़ करके, घसीटने का मतलब पकड़ करके ले आए, थोड़ा सा ज़बरदस्ती करते हुए पेड़ के पास बैठा दिया उसको बीच में, और उससे बोले कि तुम कहानी सुनाओ। He sat under a tree and narrated the story of Humpty Dumpty, who tumbled downstairs and then got to the throne and married the princess. उस व्यक्ति ने हम्पटी डम्पटी की कहानी सुनाई, जो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए गिर गया और गिरते गिरते गया तो राजा के महल में, राजा की गद्दी पे जाके पहुंचा, राजा के सिंहासन पे पहुंचा, और फिर उसकी एक राजकुमारी से शादी हो गई। ये कहानी सुनाया उस आदमी ने बच्चों को। All this while the fir tree wondered if it would also have a part of the storytelling. जब वो कहानियाँ सुना रहा था वो व्यक्ति, तो ये सुनते हुए ये सोच रहा था कि काश वो भी इस कहानी का हिस्सा होता, या वो भी इस तरह से कहानी सुनाने का हिस्सा होता। It stood still and thought why the birds in the forest never told such lovely tales. वहाँ पे वो खड़े खड़े ये सोच रहा था कि ये जो जंगल में जो चिड़िया थी हमारे साथ पहले, वो कभी इस तरह की अच्छी कहानियाँ क्यों नहीं सुनाती थी। यहाँ तो बड़ी अच्छी कहानी सुनने को मिल रही है। It thought that one day, like Humpty Dumpty itself, tumbled downstairs too and marry a princess and decided to maintain all its finery. वो भी वहाँ खड़े खड़े सोचने लगा कि एक दिन ऐसा आएगा, वो भी हम्पटी डम्पटी की तरह कभी किसी जगह टंबल करेगा, यानी गिरेगा, और उसकी भी शादी किसी राजकुमारी से हो जाएगी, और फिर उसकी लाइफ भी इस तरह से खूबसूरत हमेशा के लिए हो जाएगी। उसकी सारी फाइनरी यानी सारी खूबसूरती बरकरार रहेगी हमेशा के लिए। Next morning when the servants came in, the tree thought that it would be dressed again, but they dragged it out of the room, up the stairs and dumped in the dark corner of the loft. अगले दिन जब नौकर सर्वेंट्स फिर से कमरे में आए, तो सोचने लगा कि शायद फिर से आज मुझे सजाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। They dragged it आउट ऑफ द रूम, वो उस पेड़ को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए, अप द स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर ले गए, एंड डम्प्ड इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द लोफ्ट, और एक लोफ्ट यानी कि एक स्टोर रूम टाइप का चीज़ था, जहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, उस तरह के रूम में ले गए, और एक कोने में जो कि अंधेरा था जाके ले आके वहाँ रख दिए। अंधेरे कोने में एक ले आकर उसको रख दिए वहाँ पे। What am I do here? thought the tree, as all its dreams were shattered. जब उस अंधेरे कमरे में कोने में जाके पड़ गया, तो सोचने लगा कि अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सोच रहा है, और ये महसूस कर रहा है कि यहाँ तो मेरे सारे सपने बिखर गए, जो मैंने अच्छे बड़े बड़े सपने देखे थे, ये होगा वो होगा मेरी लाइफ में, और तो एक दिन की खुशी मिली, सजावट मिली, फिर यहाँ कोने में ले जाकर अंधेरे में रख दिया गया मुझे, तो मेरे सारे सपने टूट गए। यहाँ मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मेरा क्या काम। Several days passed by, but no one came to the loft except when some big boxes had to be stored away. कई दिन बीत गए, वहाँ से उसको ले जाने के लिए वापस कोई नहीं आया। उसमें कोई आता भी नहीं था उस कमरे में, सिवाय इसके कि जब कभी कुछ बड़े बड़े बक्सों को इधर उधर करना होता था, ले आना होता था, तो कुछ लोग आते थे, क्योंकि वो स्टोर रूम था। स्टोर का मतलब होता है पुट समथिंग इन अ सेफ प्लेस। कुछ जो बड़े बड़े बक्से थे उसमें से उसको कुछ इधर उधर रखने ले आने यानी कुछ करने के लिए होता था, तो उसमें कुछ लोग आते थे, यानी कुछ सर्वेंट्स आते थे, बाकी उसमें कोई आता नहीं था। It seemed that the tree had been forgotten. उसे ऐसा लग रहा था कि ट्री हैड बीन फॉरगॉटन, पेड़ को भुला दिया गया, यानी उस सब पेड़ की किसी को चिंता नहीं है। लोनलीनेस एंड डार्कनेस मेड इट अनहैप्पी, वहाँ की लोनलीनेस, अकेलापन, और डार्कनेस और अंधेरा
मेड इट अनहैप्पी, इन चीज़ों ने उसे दुखी कर दिया, यानी वहाँ का अकेलापन और अंधेरा से वो दुखी होने लगा। इट रियलाइज्ड हाउ प्लीजेंट इट वॉज इन द फॉरेस्ट एंड इवन मिस द लिटिल हेयर दैट जम्प्ड ओवर इट। अब उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और उसको मिस कर रहा है। अब उसे याद आ रहा है कि इस अंधेरे कमरे में पड़ा हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है, किसी तरह की ज़िंदगी नहीं है यहाँ पे। कितना अच्छा था मैं उस जंगल में। हाउ प्लेजेंट इट वाज इन द फॉरेस्ट, जब जंगल में था तो कितना खुश था, कितना अच्छा था वहाँ का एटमॉस्फेयर। एंड इवन मिस द लिटिल हेयर दैट जम्प्ड ओवर इट, और आज उसे वो छोटा सा खरगोश भी याद आ रहा है जो उसके ऊपर से कूदता था, और जो उस समय इसको, जब वो खरगोश इसके ऊपर से कूदता था तो इसे अपने छोटेपन का एहसास होता था, लेकिन आज उसे वो खरगोश याद आ रहा है जो उसके ऊपर से कूदता था, और आज उसे अच्छा लग रहा है कि काश वहाँ का ज़िंदगी यहाँ से कितनी अच्छी थी। ये 51 मिनट हो गया, तो सोचते हैं कि यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं। इसके आगे की स्टोरी पार्ट 2 में लेते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और एक ही में पूरा बना देंगे तो लगभग ये 2 घंटा का हो जाएगा। तो यहीं पे इसको ब्रेक करते हैं, इसका पार्ट 2 करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे ना। थैंक यू सो मच। लेकिन 2 ही पेज है, अब और करेंगे तो 2 पार्ट में करने से अच्छा है कि 10 मिनट में इसको फिनिश ही कर देते हैं यहीं पे। चलिए शुरू करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं यहीं पे। जस्ट देन अ लिटिल माउस अपीयर्ड, जस्ट देन लिटिल माउस अपीयर्ड फॉलोड बाय अनदर वन, तभी एक छोटा सा चूहा आया, उसके पीछे एक दूसरा चूहा आया। दे वर ड्रेडफुली इनक्विजिटिव and wanted to know if the fir tree had been in a storeroom which was full of cheese that could make them fat. तभी वहाँ पे एक छोटा सा चूहा आया, उसके पीछे एक और चूहा आया, और दोनों ये सवाल पूछ रहे थे। इनक्विजिटिव यानी कि उनको सवाल पूछना था, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे, पूछने के लिए या जानने के लिए। और पूछ ये रहे थे कि वो फर ट्री क्या कभी किसी ऐसे स्टोर रूम में रहा है इसके पहले, जिस स्टोर रूम में ढेर सारी चीज़ रखी हो, जिसको वो जाएं वहाँ पे और खा करके मोटे हो जाएं। दे रिमार्क दैट इट वाज वेरी कोल्ड इन द लोफ्ट एंड एड्रेस्ड द ट्री एज ओल्ड फर, फिश डिड नॉट गो वेल विथ इट। उन्होंने ये बताया कि देखो यहाँ बहुत ठंडी है, और उस फर ट्री को ओल्ड फर ट्री कह के बुलाया। विच डिड नॉट गो वेल विथ इट, जो उसके लिए अच्छा नहीं लगा उसको। यानी कि उन्होंने, जो एक चूहा आया उसके पीछे एक और चूहा आया, उन दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे इस बात को लेकर कि क्या कभी फर ट्री से पूछ रहे थे कि क्या कभी वो ऐसे किसी स्टोर रूम में रहा है जहाँ पे ढेर सारा चीज़ हो, और वहाँ पे जाएं और उसको खा के मोटे हो जाएं। ठीक है। दे रिमार्क दैट इट वाज वेरी कोल्ड इन द लोफ्ट, उन्होंने ये कहा कि इस लोफ्ट में यानी इस स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी है। और एड्रेस द फर ट्री एज ओल्ड फर, और उस फर ट्री को ओल्ड फर कह के बात कर रहे थे। फिश डिड नॉट गो वेल विथ इट, जो उसके साथ ठीक नहीं था, यानी कि ऐसा कहना उनके लिए उसे ठीक नहीं था। क्यों, अभी आगे ये बता रहे हैं। देखो, कहेगा आई एम नॉट ओल्ड एट ऑल। फर ट्री बोला कि देखो मैं बुढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आप बोलते हो किसी को अंकल तो बुरा लग जाता है, और किसी को आंटी बोलते हो तो बुरा लग जाता है उनको। हाँ, मैं आंटी अंकल नहीं हूँ, अभी मैं इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी। ऐसे फर ट्री चढ़ गया, बोलता आई एम नॉट ओल्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हूँ। देयर आर मैनी ट्रीज़ दैट आर मच ओल्डर, बहुत से पेड़ हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। एनीवे आई हैव नेवर बीन टू सच अ प्लेस, फिर कह रहे क्या, फिर भी एनीवे मैं कभी ऐसी जगह पे नहीं रहा हूँ कि जहाँ पर ढेर सारा चीज़ हो। बट आई नो ऑफ अ प्लेस वेयर द सन शाइन एंड द बर्ड सिंग, सेट द ट्री। पेड़ बोलता है कि मैं ऐसा तो कभी जगह नहीं देखा जहाँ पर ढेर सारा चीज़ हो, लेकिन मैं ऐसी जगह को ज़रूर जानता हूँ जहाँ पर ढेर सारा सनशाइन मिलता है, चिड़ियाएँ गाती हैं,
Then it told them all about its youth in the forest, which interested the mice, and they had never heard anything of the kind before. फिर उसके बाद उन चूहों को इसकी कहानी अच्छी लगी, उन्होंने बात अच्छी लगी इसकी, तो उन्होंने सुनना पसंद किया और इसने अपनी पूरी युवावस्था की कहानी सुनाई। जब जंगल में वो रहता था, वहाँ पे कैसे कैसे होता था, कैसे वहाँ पे सनशाइन मिलती थी, हवा मिलती थी, ढेर सारे पेड़ थे, खरगोश थे, बच्चे थे, सारी कहानियाँ उसने सुनानी शुरू की। और ये कहानी उन चूहों को अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कहानी पहले कभी सुनी नहीं थी। हैड नेवर हर्ड एनीथिंग काइंड ऑफ द काइंड बिफोर, इस तरह की कहानी उसने कभी पहले सुनी नहीं थी, तो ये कहानी इनको अच्छी लगी। दे एक्सक्लेम्ड, डियर मी हाउ हैप्पी यू हैव बीन। उन्होंने कहा कि अरे वाह यार, क्या मज़ेदार कहानी है तुम्हारी, तुम वहाँ कितने खुश रहे होगे पहले। लेकिन उनको क्या पता कि ये वहाँ खुश नहीं था, यहाँ आकर उसे एहसास हो रहा है कि वहाँ वो खुश था। वहाँ रहते हुए उसको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो खुश था वहाँ पे। येस वी वेयर दोज वेयर मेरी डेज, सेड द फर एंड टोल्ड देम अबाउट क्रिसमस एव व्हेन इट हैड बीन डेक्ड आउट विथ केक्स एंड कैंडल्स। कह रहा कि हाँ, वो मेरे बड़े अच्छे दिन थे जब मैं जंगल में था। फिर उसने उस क्रिसमस की रात वाले घटना भी बताई कि उस क्रिसमस की रात को कैसे मुझे अच्छे ढंग से सजाया गया था। ओह सेड द लिटिल माइस, छोटा चूहा कहता है कि अच्छा ऐसा, हाउ हैप्पी यू हैव बीन ओल्ड फर। फिर उसको ओल्ड फर कहता है कि अच्छा, ओल्ड फर कह के बोलता है कि तुम कितने खुश रहे होगे तब। आई एम नॉट ओल्ड एट ऑल, इट वॉज ओनली दिस विंटर दैट आई केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। फिर वो चिढ़ जाता है ओल्ड फर सुन करके और कहता है कि मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हूँ, केवल इसी ठंडी की मौसम की बात है जब मैं जंगल से यहाँ लाया गया हूँ, मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हूँ। आई एम इन प्राइम ऑफ लाइफ, आई एम इन द प्राइम ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन के प्राइम में हूँ, यानी कि सबसे अच्छे समय पे हूँ, यानी कि मैं युवा अवस्था में हूँ अपने। आई हैव हार्डली बिगन टू ग्रो प्रॉपरली, सेड द ट्री। ट्री बोलता है कि मैं तो बस अभी ठीक से बड़ा होना शुरू हुआ था, तभी मुझे यहाँ लाया गया है, यानी कि मैं बिल्कुल युवा अवस्था में हूँ अभी, मुझे बूढ़ा मत कहो। व्हाट लवली स्टोरीज यू टेल, सेड द लिटिल माइस। छोटा चूहा कहते हैं कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते हो। नेक्स्ट नाइट मैनी मोर माइस केम एंड ऑन द फॉलोइंग संडे 2 रैट्स आल्सो ज्वाइंड देम। अब इन 2 छोटे चूहों ने जाकर अपनी चूहों की कम्युनिटी में, अपनी चूहों के बीच में इस कहानी को सुनाया, तो उससे कहानी सुनने के लिए ढेर सारे छोटे छोटे चूहे अगले दिन आ गए, अगली रात को आ गए। और फिर ऑन द फॉलोइंग संडे 2 रैट्स आल्सो ज्वाइंड देम, और फिर अगला जो संडे था उस दिन 2 रैट्स भी आए। माउस से मतलब है छोटे छोटे चूहे, रैट से मतलब है थोड़े बड़े चूहे जिनकी पूंछें लंबी होती हैं। तो छोटे चूहे आए, फिर बड़े चूहे आए। हाउएवर दिस रैट द रैट्स वेर नॉट अम्यूज्ड बाय द ट्री स्टोरी, लेकिन जो बड़े रैट्स आए, बड़े चूहे आए, वो इस पेड़ की कहानी को सुन करके खुश नहीं हुए, उनको इनमें मज़ा नहीं आया। इट इज़ ए वेरी बोरिंग स्टोरी, उन्होंने कहा कि ये बहुत बोरिंग स्टोरी है, ऐसी स्टोरी नहीं सुननी। डोंट यू नो स्टोरीज अबाउट द चीज़ एंड ऑफ द स्टोर रूम। उन बड़े चूहों ने कहा कि क्या तुमको कोई ऐसी कहानी नहीं पता जहाँ पे कोई स्टोर रूम हो और उसमें ढेर सारा चीज़ हो खाने के लिए। नो रिप्लाइड द ट्री, पेड़ कहता है कि नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरे पास। तब चूहे कहते हैं देन गुड बाय, सेड द रैट्स एंड दे वेंट होम। तो चूहे बोले कि ठीक है, अगर ऐसी कहानी नहीं जानते तो फिर गुड बाय, हम चलते हैं। और घर चले गए अपने। द रैट्स लेफ्ट एंड इवन द स्मॉल माइस स्टॉप्ड विजिटिंग। बड़े चूहे तो चले ही गए, धीरे धीरे वो छोटे छोटे चूहे भी अब आना धीरे धीरे कम करने लगे, कम करते करते लगभग बंद से हो गए। एक्चुअली इस तरह की कहानियाँ कितना दिन कोई सुनता है, नहीं सुनेगा। और वो छोटे लोग थे, यानी कम बुद्धि वाले थे, वो कहानी सुन रहे थे। बड़े चूहे थे, उनकी बुद्धि ज़्यादा थी, उनको अपने टारगेट थे, उनके अपने काम थे, तो उनको इन कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तुरंत चले गए थे। द ट्री मिस्ड देम,
अब उस ट्री के पास वो चूहे भी जब आना बंद कर दिए तो चूहा को उनकी भी याद आने लगी। कम से कम चूहे आते थे तो इस अंधेरे में अकेले में थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजरता था। अब तो वो भी आने बंद हो गए तो उनकी भी याद आने लगी इसको। नाउ दैट इज़ पास्ट बट आई मस्ट लुक फॉरवर्ड टू द टाइम व्हेन आई एम टेकन आउट अगेन, थॉट द ट्री। पेड़ अपने आप को सांत्वना दे रहा है सोच करके, फर ट्री, कि कोई बात नहीं, ये मेरा गुजरा हुआ कल था जो मेरे अच्छे दिन थे, आज मैं बुरे दिन में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं कि हमें उम्मीद के साथ जीना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं यहाँ से फिर से बाहर निकाला जाऊँगा और फिर से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। वन मॉर्निंग सम पीपल केम एंड rummaged about इन द लॉफ्ट। एक दिन सुबह कुछ लोग आए और उस कमरे में rummaged कुछ ढूंढने लगे। दे शिफ्टेड द बॉक्सेस एंड पुल्ड द ट्री आउट। उन्होंने बक्सों को हटाया और उस पेड़ को बाहर निकाला वहाँ से। एंड ड्रैग्ड इट रफली डाउन द स्टेयर्स टू अ यार्ड वेयर द सन शोन। और बक्सों को हटाते हुए उस पेड़ को वहाँ से निकाला और फिर घसीटते हुए, रफली, बड़े बुरी तरीके से घसीटते हुए उसको वहाँ से सीढ़ियों से नीचे ले गए और वहाँ से फिर एक यार्ड में, एक आंगन में ले गए जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही थी। When the tree felt the fresh air, the first sunbeam, it thought that life was beginning again. जब बाहर गया उसको थोड़ी ताज़ा हवा मिली, फ्रेश एयर मिली, सनबीम, सूरज की रोशनी मिली, तो उसे महसूस हुआ कि लग रहा है मेरी ज़िंदगी फिर से अब शुरू हो रही है, यानी मेरी ज़िंदगी फिर से अच्छी हो रही है। There was so much to see all around as the yard was next to the garden. जिस आंगन में उसको, जिस जगह पे उसको रखे थे, वो आंगन जो कि एक बागीचे के बगल में था, तो वहाँ से ढेर सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी, देखने के लिए ढेर सारी चीज़ें थी। और वैसे भी कोई भी चीज़ ढेर सारा लगेगा उसको, क्योंकि वो तो अकेले में अंधेरे कमरे में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। फेयर एवरीथिंग वाज इन ब्लूम। और जो बागीचा था वहाँ पे सब कुछ क्या था, ब्लूम था, यानी कि सारे जो पेड़ थे उसमें सब फूल खिले हुए थे, यानी खूबसूरत नज़ारा था उस बागीचे का। फ्रेश फ्रेगनेंट रोजेस हंग ओवर लो फेंस। जो कम ऊंचाई वाली जो दीवार थी उस बागीचे की, उस पे ताज़ी खुशबू वाले जो गुलाब के फूल थे वो लटक रहे थे। आ लाइम ट्री वर अ ब्लूम। एक लाइम का पेड़ था। लाइम एक प्रकार का नींबू होता है, वो एवरग्रीन प्लांट होता है, नींबू जैसा, नींबू की तरह का ही होता है, उसको लाइम ट्री कहते हैं। उसमें भी ब्लूम थे, यानी उसमें भी फूल लगे हुए थे। एंड द स्वॉलोज फ्लू अबाउट चेयरफुली। और उन पेड़ों के आसपास जो स्वॉलो बर्ड थी वो बड़ी खुशी के साथ घूम रही थी, इधर उधर उड़ रही थी। नाउ आई एम गोइंग टू लिव अगेन, सेड द ट्री टू इटसेल्फ इन एक्सल्सन एंड स्ट्रेच्ड आउट इट्स ब्रांचेज। अब वो ट्री फिर से खुश हो रहा है अपने मन में सोच करके, और ख़ुद से बोल रहा है कि अब मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ, फिर से मेरी लाइफ अब अच्छी होने वाली है। विच वेयर विदर्ड एंड येलो, यानी कि जो उसके पेड़ अपने खुद से बोल रहा है, अपनी डालियों से, यानी अपने आप से बोल रहा है, जो कि उसकी ज़िंदगी अब पीला पड़ रही थी, यानी उस ज़िंदगी मुरझा गई थी, जो उस अपनी मुरझाई हुई ज़िंदगी से वापस फिर से अच्छी ज़िंदगी में वो जाने की उम्मीद के साथ वो खुद से बोलता है कि मैं फिर से ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ। दैट वाज नॉट टू बी एज इट वाज डम्प्ड इन द कॉर्नर अमंग weeds and the gold paper star and gilded in the bright sunshine still fixed on its crown। करेक्ट, देखिए कि that was not to be as it was dumped in the corner among weeds। पैराग्राफ को शुरू से देखते हैं, इस वाले पैराग्राफ को शुरू से देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू लिव अगेन, सेड द ट्री टू इटसेल्फ इन एक्सल्सन एंड स्ट्रेच्ड आउट इट्स ब्रांचेज। पेड़ बोलता है कि मैं फिर से ज़िंदगी जीने जा रहा हूँ, खुद से बोलता है एक खुशी के साथ, एक्सल्सन यानी खुशी, एक हैप्पीनेस के साथ, और अपनी ब्रांचेस को थोड़ा फैलाता है, यानी कि अपने हाथ पैर को फैलाता है।
विच वेयर विदर्ड एंड येलो, यानी कि जो उसके जो शाखाएं थी जो वो मुरझा गई थी, पीली पड़ गई थी, यानी उसको फैलाता है। दैट वॉज नॉट टू बी एज इट वॉज डम्प्ड इन अ कॉर्नर अमॉन्ग वीड्स। कह रहे कि अब ज़िंदगी ऐसी नहीं होगी कि फिर से मुझे किसी लॉफ्ट के यानी स्टोर रूम के ऐसे कोने में वीड्स के खरपतवारों के बीच में ले आकर डंप कर दिया जाएगा। विद द गोल्ड पेपर स्टार दैट गिल्टेड इन द ब्राइट सनशाइन स्टिल फिक्स्ड ऑन इट्स क्राउन। और अभी भी जब वो बाहर निकल के आया था तो उसके ऊपर जो वो स्टार लगा हुआ था उसके सबसे ऊपर, गोल्डन कलर के पेपर का बना हुआ, वो अभी भी उसके ऊपर था और वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। क्राउन मतलब सबसे ऊपर चूँकि पार्ट में था इसलिए उसको क्राउन बोल रहा है, तो ऊपर क्राउन की तरह वो चमक रहा था। Some of the children who had merrily danced around the tree at Christmas were playing in the yard. वहाँ पे देखता है कि कुछ बच्चे उस दिन रात को जो बड़े खुश होकर मेरे चारों तरफ नाच रहे थे, यार्ड में आज भी वो दिखाई दे रहे थे। The smallest among them ran up the tree and pulled the gold star off. उन बच्चों में जो सबसे छोटा दिख रहा था वो दौड़ते हुए पेड़ पे आगे चढ़ गया और वो स्टार जो उसके ऊपर बचा हुआ था गोल्डन कलर का उसको खींच करके लेकर चला गया। Then he trampled on the branches till they snapped under his boots. और फिर वो उसकी शाखाओं को, उसकी डालियों को अपने पैरों से कुचलने लगा, जब तक कि वो सारी डालियाँ उसकी नहीं, जो जिस डाली को कुचल रहा था वो कुचल के उसको स्नैप कर तोड़ नहीं दिया, यानी कि फिर वो अपने उस पेड़ की एक शाखा को अपने बूट से, अपने पैरों से मार मार के तोड़ने लगा और तोड़ डाला। The tree was sad and wished that it had stayed in the dark corner of the loft. जब इस तरह से देखा कि यहाँ बाहर निकलने के बाद फिर से एक बार मेरे ऊपर का वो स्टार नोच लिया गया, पैरों से मार मार के मेरी शाखाओं को तोड़ रहा है, तो सोचने लगे काश मैं उसी अंधेरे में ही रहता, ये क्या मैं यहाँ आया फिर मेरी दुर्गति होने लगी, इससे अच्छा तो अंधेरे कमरे में पड़ा रहना कोने में ठीक था। इट रिमेंबर्ड इट्स फ्रेश यूथ इन द फॉरेस्ट। फिर उसको याद आता है कि कैसी अच्छी मेरी युवा अवस्था थी, उस जंगल में मैं रहता था ताज़ा ताज़ा हवा और रोशनी के साथ। द मेरी क्रिसमस एव, फिर उसको उस क्रिसमस की शाम याद आई जब उसको खूब सजाया गया था। एंड हाउ द लिटिल माइस हैड एंजॉयड लिसनिंग टू इट्स स्टोरीज, और फिर उसको वो याद आता है कि कैसे वो छोटे छोटे चूहे उसकी कहानियों को सुन करके कैसे खुश होते थे, उसकी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। हाउ आई विश दैट आई वुड एंजॉय माई सेल्फ एंड आई कुड, नाउ इट इज़ पास्ट एंड गॉन सेड द ट्री टू इट सेल्फ। सोचता पुराने दिन को याद करते हुए कि कितना अच्छा था। हाउ आई विश दैट आई हैड एंजॉयड माई सेल्फ एंड आई कुड, कितना अच्छा होता कि मैं खुद से अपनी ज़िंदगी का आनंद लेता जब मैं चाहता, जैसे जैसे चाहता, यानी कि मैं इस तरह से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर मैं दूसरों को दिख करके सोचता रहा कि काश मैं भी उसके जैसा हो जाता, काश मैं भी उसके जैसा हो जाता। तो अब उसे समझ आ रहा है कि काश मैं खुद से आई कुड, मैंने जितना मैं कर सकता था, जितना मुझे मिल सकती थी, जो मेरी क्षमता थी, उसके हिसाब से अपनी अगर मैं ज़िंदगी को एंजॉय किया रहता तो कितना अच्छा हुआ रहता। नाउ इट इज़ पास्ट एंड गॉन, लेकिन अब तो इस तरह से सोचने का भी कोई मतलब नहीं है, ये बीती समय की बात हो गई, सब बीत चुका है। ऐसा सेड द ट्री टू इटसेल्फ, ऐसा हर ट्री खुद से बोलता है। When some men came and chopped the tree into little bits to start a fire for a big brewing kettle. तभी क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, नहीं कि पुरुष आते हैं और उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए। फॉर अ बिग ब्रूइंग केटल, एक बड़ी सी केटल यानी कि केटली रखी हुई है और उसमें ब्रूइंग हो रही है, यानी कि उसमें ब्रूइंग तो वास्तव में कहते हैं इसको एक तरह की शराब बनाने को, बियर बनाने को। तो हो सकता है वो बियर बनाने के लिए किए हों या फिर कोई केटली में रख के कुछ पकाने के लिए किए हों। बिग केटल है तो मे बी वो ब्रूइंग कर रहे हों, वो बियर बना रहे हों।
तो उस केटल में बियर बनाने के लिए आग चाहिए, तो आग जलाने के लिए इस लकड़ी को पेड़ को काटना शुरू करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इट्स आर डीपली थिंकिंग ऑफ द समर डेज एंड विंटर नाइट्स विथ शाइनिंग स्टार्स इन द फॉरेस्ट। अब वो अपनी अंतिम गहरी सांस के साथ उन दिनों को याद करता है जब जंगल में उसके गर्मी के मौसम के दिन थे, और फिर ठंडियों में उसकी ठंडी की वहाँ रातें थीं, फिर शाइनिंग स्टार इन द फॉरेस्ट, और कैसे जंगल में वो शाइनिंग स्टार्स को, चमकते हुए स्टार को देखता था रात में। इट ऑल्सो थॉट अबाउट द क्रिसमस ईव एंड हम्पटी डम्पटी। फिर उसको वो याद आता है अपना क्रिसमस वाला दिन जब उसको सजाया गया था। फिर हम्पटी डम्पटी की कहानी याद आती है कि कैसे वो कल्पना कर रहा था कि उसके साथ भी वैसा ही कुछ होगा। एंड विद दैट द ट्री वॉज बर्नट अप। और इन सोच के साथ ही जब ये सोच रहा था उसी समय उस पेड़ की लकड़ी में आग लगा दी गई। एज द ट्री थॉट ऑफ वाट वॉज पास्ट एंड गॉन, इट्स प्रेजेंट हैड पास्ट एंड गॉन। जब वो सोच रहा था, जब पेड़ ये सोच रहा था कि जो कुछ अभी था वो सब मेरा बीता हुआ कल था। देखो यहाँ से बड़ी अच्छी लाइन लिखा हुआ है कि and with that tree was burnt up as the tree thought of what was past and gone। जब वो ये सोच रहा था पेड़ कि ये सब कुछ मेरा बीता हुआ कल था, अब ये सब ख़त्म हो चुका है, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो जब वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था उसी समय उसका प्रेजेंट भी ख़त्म हो गया था। इट्स प्रेजेंट हैड पास्ट एंड गॉन। जब अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था तो उसका वर्तमान में बीता हुआ कल हो गया था, यानी उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। द बॉयज़ कंटिन्यूड टू प्ले इन द यार्ड। बच्चे उस यार्ड में ऐसे खेलते रहे। द यंगेस्ट ऑफ देम स्टिल हैड द गोल्ड स्टार इन इट्स चेस्ट ऑन हिज चेस्ट। और जो सबसे छोटा बच्चा था, जो अभी उसके ऊपर से जो गोल्डन स्टार नोच कर ले गया था, अभी भी वो गोल्डन स्टार अपने सीने पे चिपकाए रखा हुआ था। बच्चे खेल रहे थे, यानी सारी दुनिया एज इट इज चल रही थी, पेड़ का अस्तित्व ख़त्म हो गया था। यही होता है, दुनिया चलती रहती है और हम अपनी नासमझियों से अपना अस्तित्व ख़त्म कर लेते हैं। दुनिया ख़त्म नहीं होती, दुनिया तो चलती रहती है। लेकिन अगर हम अपनी इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करें तो हमारा लाइफ उसमें से ख़त्म हो जाता है, जैसे दुनिया चल रही है और इस पेड़ की लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये रहा द फर ट्री। पूरा चैप्टर फिनिश हो गया एक ही वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।